सो हे एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है दीपक विश्वकर्मा और आज आप सभी मुझे सुन रहे हैं मेरे इस यूट्यूब चैनल पर, यानी कि डार्क लेजेंड हॉरर स्टोरीज पर। और मुझे पूरी उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, कल मैंने एक नई सीरीज को स्टार्ट किया था और पहला पार्ट मैंने अपलोड किया था और मुझे पूरी उम्मीद है आप सभी ने उस पहले पार्ट को सुन लिया होगा। और अगर आपने उस पहले पार्ट को नहीं सुना है तो ज़रूर से आप जाकर सुन लीजिए, क्योंकि अगर आप उस पार्ट को नहीं सुनेंगे तो आज की ये कहानी आप सभी को समझ नहीं आएगी, क्योंकि ये वीडियो उस सीरीज़ का पार्ट 2 है जो मैंने कल अपलोड करी थी। तो चलिए, अपने जो हेडफोन्स हैं उन्हें लगा लीजिए और इस वीडियो का भी लाइक एम रखते हैं 500 लाइक्स का, इसलिए जो वीडियो को देख रहा है प्लीज़ लाइक कर दें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कहानी और आवाज़ कैसी लगती है। वो जितने कमांडोज बचे हुए थे वो सभी अपनी जान को हथेली पर रख कर उस जंगल में आगे बढ़ने लगे और वो बहुत ही ज़्यादा डरे हुए थे, क्योंकि उन सभी ने दुनिया के सबसे खतरनाक जंगलों में सरवाइव करके अपने मिशंस को पूरा किया था। लेकिन वैसा जंगल उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कभी भी नहीं देखा था। उस जंगल के हर कोने से बदबू आ रही थी और हर कोने में लाश और सड़े हुए कंकाल थे जिसके अंदर कीड़े पड़े हुए थे। और ये सब देखकर सभी जो कमांडोज थे वो बहुत ही ज़्यादा दहशत में थे, क्योंकि उन्हें पता था कि उनका सामना किसी आतंकवादी या किसी आम इंसान से नहीं है, उनका सामना भेड़िया मानवों और वैम्पायर और आदमखोर वेंडिगोस से है। लेकिन उन कमांडोज के पास भी काफ़ी हाईटेक वेपन्स थे जिनके सहारे उन्हें थोड़ी बहुत ताकत मिल रही थी और वो अपनी हिम्मत को जुटाकर आगे बढ़ रहे थे। जब वो सभी आगे बढ़ रहे थे तभी उनकी नज़र ज़मीन पर गई तो उन्होंने देखा ज़मीन पर काफ़ी बड़े बड़े पैरों के निशान थे और वो निशान किसी आम जीव के तो नहीं लग रहे थे, क्योंकि वो जो कदमों के निशान थे वो ज़मीन में धसे हुए थे, जिससे साफ पता चल रहा था कि वो जिसके भी कदमों के निशान है वो कोई आम जीव नहीं है। उसका वज़न कई 100 किलो है। और वो सभी कमांडोस ये देखकर घबरा गए। उन्होंने अपना रास्ता चेंज कर दिया और वो दूसरे रास्ते से वहाँ आगे बढ़ने लगे। वो सभी आगे बढ़ रहे थे, तभी अचानक से एक कमांडो के सर पर खून की कुछ बूंदें गिरी और ये देखकर उसने अपनी बंदूक ऊपर कर ली और सभी कमांडोस हरकत में आ गए। तभी उन सभी कमांडोस ने देखा कि पेड़ के ऊपर एक आदमखोर वेंडिगो की लाश लटक रही है और उसकी आंखें पूरी तरह से निकाल दी गई थी और उसके शरीर में कई सारे घाव थे और उन्हीं घाव में से खून रिसता हुआ उस कमांडो के ऊपर गिर रहा था। और ये देखकर वो कमांडो वहां से तुरंत हट गया और सभी कमांडोस अपनी नाक को बंद करने लगे। उस वेंडिगो को किसी जीव ने काफी बुरी मौत मारा था और वो सभी जितने भी कमांडोस थे वो देखकर हैरान हो गए कि आखिर कोई एक आदमखोर वेंडिगो को इतनी बुरी मौत कैसे मार सकता है। तभी वहां पर एक आवाज आई और ये आवाज और किसी की नहीं बल्कि भेड़िया मानवों की थी। और वहां पर कई सारे भेड़िया मानवों की आवाज आने लगी और सभी कमांडोस बेहद ही ज्यादा घबरा गए और वो वहां से भागने लगे। उनमें से कई कमांडोस ने अपने कम्युनिकेशन डिवाइसेस निकाले और देश में बैठे हुए हेडक्वार्टर्स में कांटेक्ट करने की कोशिश करी, लेकिन वो जो जंगल था वो इतना ज़्यादा घना था जिसके कारण सारे जो कम्युनिकेशन डिवाइसेस थे वो जाम हो चुके थे और सारे डिवाइसेस खराब हो चुके थे। अब उन कमांडोस के पास सिर्फ 2 ही रास्ते थे, या तो मरने के या तो मारने की। उनके पास और कोई तीसरा रास्ता नहीं था, इसलिए वो अपने दिल को मजबूत करते हुए अपने हथियारों को अपने हाथ में लिए आगे बढ़ रहे थे। वो सभी आगे बढ़ ही रहे थे, तभी रास्ते में एक ऐसा दलदल आया जिसे देखना लगभग नामुमकिन था। सभी कमांडोस आगे बढ़ रहे थे लेकिन उस दलदल को नहीं देख पाए और एक कमांडो का जो पैर था वो उस दलदल में फंस गया और वो सीधा पूरा उसका आधा शरीर उस दलदल में जाकर धंस गया। वैसे तो उन कमांडोज को दलदल से निकलने की बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिस थी
और वो कई सारे जंगलों में दलदल से बाहर निकले भी थे, लेकिन वो जो दलदल था वो अलग था। वो दलदल बहुत ही ज़्यादा गहरा था और ऐसा लग रहा था उस कमांडो को जैसे कोई अंदर से उसके पैरों को काफ़ी तेज़ी से खींच रहा हो। वो बाकी के कमांडोस उस एक कमांडो की कुछ मदद कर पाते, उससे पहले ही उस दलदल से एक आदमखोर जीव निकला और वो उस कमांडो को अपने साथ लेकर उस दलदल में ले गया। और उस कमांडो की सिर्फ चीखने की आवाज़ आई और देखते ही देखते वो दलदल पूरा लाल हो गया। और ये सारा नज़ारा देखकर बाकी के जो कमांडोज थे सबकी हालत ख़राब हो गई और हर कोई पसीने से भीग गया। सबकी आंखें नम हो गई, लेकिन किसी के पास भी दुख मनाने का टाइम नहीं था और वो आगे बढ़ने लगे। उस जंगल में मौजूद खतरों को देखकर सभी कमांडोज की जो हिम्मत थी वो टूट रही थी। दुनिया के सबसे खतरनाक कमांडोज में से एक माने जाने वाले वो कमांडोज अब धीरे धीरे अंदर से टूट रहे थे और उनके अंदर कोई भी हिम्मत नहीं बची थी। उन सभी ने एक पेड़ के नीचे बैठकर आराम करने का फैसला किया, क्योंकि वो काफ़ी देर से चल रहे थे और अभी उन्हें काफ़ी लंबा रास्ता तय करना था। उनके पास थोड़ा पानी था और वो पानी वो पीने लगे और पानी पीते पीते वो आपस में बात करने लगे कि आखिर वो कैसे जंगल के बीचों बीच पहुंचेंगे और जड़ी बूटी को लेकर वापस जाएंगे। तभी बातें करते करते एक कमांडो ने देखा कि पेड़ के ऊपर एक आदमखोर वेंडिगो जीभ लपलपाता हुआ कमांडोज के ऊपर नजर रखा हुआ है। और ये देखकर उस कमांडो ने चिल्लाते हुए कहा, वहां से हट जाओ। और जैसे ही उस कमांडो ने ये बात कही, उससे पहले ही उस आदमखोर वेंडिगो ने उन कमांडोज पर हमला कर दिया और 4 कमांडोज को अपने हाथों से पकड़कर ऊपर ले गया। और ऊपर ले जाते वक्त एक कमांडो की मुंडी जो थी वो शरीर से अलग हो गई और उसका जो बाकी का शरीर था वो ज़मीन पर धड़ाम से गिरा और वहाँ पर खूनम खून हो गया। और ये देखकर बाकी के जो कमांडोज थे उन्होंने अपना आपा खो दिया और वो उस आदमखोर वेंडिगो पर अंधाधुंध गोलियां चलाने लगे। और वो जो आदमखोर वेंडिगो था वो सभी कमांडोज को लेकर वहाँ से कहीं गायब हो गया और बाकी के जो कमांडोज थे वो सिर्फ रोते रह गए। उन्होंने इतना भयानक और डरावना नज़ारा नहीं देखा था आज से पहले और उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उन्हें ऐसे हालातों का सामना करना पड़ेगा जहां जहां एक एक कदम पर उनकी जान को खतरा है। इतना सब देखने के बाद उनमें से कुछ कमांडोज की मानसिक जो हालत थी वो खराब हो गई और वो पागल हो गए और वो बाकी के कमांडोज पर ही हमला करने लगे। और जितने भी कमांडोज थे वो आपस में ही लड़ पड़े और एक दूसरे को मारने लगे। लेकिन उससे पहले ही उन सभी कमांडोज को वहाँ पर एक आवाज़ आई और वो आवाज़ भेड़िया मानवों के झुंड की थी। और वहाँ की जो ज़मीन थी वो हिलने लगी जैसे कोई भारी भरकम जीव चलता हुआ वहाँ पर आ रहा हो। और वो सभी कमांडोज पागल वैसे ही हो चुके थे। उन्होंने अपने हथियारों को फेंक दिया और वो इधर उधर भागने लगे। वो बहुत ही ज़्यादा डरे हुए थे। उन्होंने जितनी भी मौतें देखी थी उन मौतों से उनका जो दिमाग था वो काम करना बंद कर चुका था। उन्होंने इतने भयानक नज़ारों को कभी अपनी ज़िंदगी में सोचा तक नहीं। और जैसे ही उसने वहाँ पर कमांडोज को देखा तब उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। एक कमांडो का दिमाग थोड़ा सा ठीक हुआ और उसने अपनी गन से उस भेड़िया मानव पर हमला कर दिया, लेकिन उसकी गन का उस भेड़िया मानव पर कोई असर नहीं हुआ। और देखते ही देखते उस भेड़िया मानव ने वहाँ पर मौजूद सभी कमांडोज को मौत के घाट उतार दिया। उसने एक एक कमांडो को पकड़कर बीच में से फाड़ दिया और अलग अलग डायरेक्शन में फेंक दिया। और एक कमांडो के सर को उसके शरीर से अलग करके उसने अपने पैरों के नीचे दबाकर उसके सर के कई टुकड़े कर दिए और वो आवाज़ निकालने लगा। और इसी के साथ जितने भी कमांडोस उस आइलैंड पर गए थे उन सभी की काफ़ी दर्दनाक और भयानक मौत हो गई। काफ़ी दिनों तक गवर्नमेंट ने सभी कमांडो से कांटेक्ट करने की कोशिश करी, लेकिन जब कई दिनों तक कोई कामयाबी हासिल नहीं हुई तब उन्हें समझ आ गया कि वो कमांडोस
जिंदा नहीं बचे हैं और इसलिए वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गए। उस देश की सरकार पूरी तरह से परेशान हो चुकी थी और उन्होंने एक बार फिर से सिद्धार्थ को वहाँ पर बुलाया और सिद्धार्थ ने कहा, जी बताइए, मैंने औषधि बनाने की सारी तैयारियां कर ली है, बस कमी है तो उस जड़ी बूटी की। क्या आपके कमांडोज उस जड़ी बूटी को लेकर आ गए? सरकार के जितने भी अधिकारी थे सबका जो मुंह था वो लटक गया और उन्होंने कहा, सिद्धार्थ जी, मैं आपसे बताना चाहता हूं कि वहां पर जितने भी कमांडोज गए थे उन सभी से कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है और हमें लगता है कि वो जिंदा नहीं बचे। और जब ये बात सिद्धार्थ ने सुनी तब सिद्धार्थ ने कहा, क्या आपका आपका कोई कमांडो जिंदा नहीं बचा? इसका मतलब वहां से जड़ी बूटी अब नहीं आएगी? और उसके बाद सरकार के लोगों ने कहा, हम इसी बारे में बहुत ही ज्यादा चिंतित हैं और हम चाहते हैं कि आप हमें कोई रास्ता दिखाएं। आप बताइए, आपके गुरुजी ने मतलब कैसे वहां से औषधि लाई थी? जब ये बात सिद्धार्थ ने सुनी तब सिद्धार्थ ने कहा, मैं इसमें क्या कर सकता हूं? जब आपके इतने ट्रेंड कमांडोस उस आइलैंड से जड़ी बूटी नहीं लेकर आ पाए तो मैं क्या कर सकता हूं? जिसके जवाब में सरकार के लोगों ने कहा, अब देख लीजिए, हमारी सारी उम्मीदें आप पर हैं, आप कोई रास्ता बताइए। आपके गुरुजी उस आइलैंड के बारे में जानते थे तो कोई ना कोई ऐसा रास्ता तो होगा ही, आपके गुरुजी ने जो किसी किताब में लिखा हो, और उस रास्ते का इस्तेमाल करके हम उस जड़ी बूटी को लेकर आ सके। प्लीज, हम आपके हाथ जोड़ते हैं। और उसके बाद सिद्धार्थ ने कहा, ठीक है, मैं कुछ सोचता हूं और सोचकर बताता हूं। और यह कहकर सिद्धार्थ वहां से चला गया। सिद्धार्थ बहुत ही ज्यादा टेंशन में था और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसे क्या करना चाहिए। सिद्धार्थ जिस होटल में रुका हुआ था उसी होटल की छत पर रात के नजारों को देखता हुआ सिद्धार्थ सोच रहा था कि उसे क्या करना है। तभी अचानक से उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा और सिद्धार्थ थोड़ा सा घबरा गया क्योंकि पूरी छत पर उसके अलावा कोई भी नहीं था। जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसने जो कुछ भी देखा वो यकीन करने के लायक नहीं था। वो एकदम चौंक सा गया। उसके शरीर ने हरकत करना बिल्कुल खत्म कर दिया और वो एक जगह पर एक ही पोजीशन में सिर्फ पीछे देखता रहा। उसके पीछे और कोई नहीं, वही गुरुजी थे जिन्होंने कई 100 साल पहले उस बीमारी को खत्म किया था और वो एकदम सही सलामत सिद्धार्थ के पीछे खड़े थे। और ये देखकर सिद्धार्थ के हाथ पैर कांपने लगे। उसने हकलाते हुए कहा, गुरुजी, आप यहाँ? लेकिन आपका तो स्वर्गवास हो गया था, आप यहाँ कैसे आए? उसके बाद सिद्धार्थ के गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे प्यारे शिष्य, हमारे देश की संस्कृति में ऐसा बहुत कुछ है जिसे आजकल के लोग भूल गए हैं, और अगर वो वापस हमारी संस्कृति को अपनाकर उसे समझना शुरू कर दे तब उन्हें समझ आएगा कि वो ऐसी ऐसी चीजें कर सकते हैं जिनके बारे में कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। खैर, मुझे ये बताओ, तुम इतने ज्यादा परेशान क्यों? और उसके बाद सिद्धार्थ ने कहा, गुरुजी, आप जानते ही होंगे, आपने जिस बीमारी को खत्म किया था कई 100 सालों पहले वो बीमारी इस देश में वापस आ चुकी है और कई लोगों की जान जा रही है। यहाँ के लोगों ने अपने सैनिकों को वहां पर भेजा लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। वो सैनिक वापस नहीं आए और अब उन सभी की निगाहें मुझ पर टिकी हुई है कि मैं कोई उनको रास्ता बताऊंगा जिस रास्ते का उपयोग करके वो उस जड़ी बूटी को यहां तक लेकर आ पाएंगे। जब ये सब सिद्धार्थ के गुरुजी ने सुना तब उन्होंने कहा, हाँ, काफी कठिन है,
लेकिन नामुमकिन नहीं है। उसके बाद सिद्धार्थ ने अपने गुरुजी से पूछा, गुरुजी, आप तो उस टापू पर जा चुके हैं ना? मेरा मतलब है आपने तो उस औषधि को बनाया है, उसमें पड़ने वाली हर जड़ी बूटी आपको पता है कि कहाँ मिलेगी, और आप सारी जड़ी बूटी खुद लेकर आए थे। तो आप मुझे बताइए कि मैं उस आइलैंड से उस जड़ी बूटी को कैसे लेकर आऊं? जिसके जवाब में सिद्धार्थ के गुरुजी ने कहा, जड़ी बूटी तो यहां पर आएगी, लेकिन उसे सिर्फ एक ही व्यक्ति लेकर आ सकता है। सिद्धार्थ ने जब ये बात सुनी तब उसने कहा, बताइए गुरुजी, कौन है वो जो कोई भी होगा, मैं उसके हाथ पैर जोड़ लूंगा, उसके पैरों में गिर जाऊंगा, उससे भीख मांग लूंगा, लेकिन इस देश की हालत मुझसे देखी नहीं जा रही। जिसके जवाब में सिद्धार्थ के गुरुजी ने कहा, मेरे प्यारे शिष्य, कोई अपने पैरों में कैसे गिर सकता है? तुम ही हो वो जो उस जड़ी बूटी को यहां तक लेकर आओगे, समझे तुम? जब ये बात सिद्धार्थ ने सुनी तब सिद्धार्थ ने कहा, गुरुजी, आप ये क्या कह रहे हैं? वहां पर न जाने कितने किस्म के राक्षस रहते हैं, मैं उन राक्षसों से बचकर उस जड़ी बूटी को यहां कैसे लेकर आऊंगा? सिद्धार्थ के गुरुजी ने कहा, तुम सिर्फ अपने ऊपर विश्वास रखो। इस धरती पर आने वाले हर जीव जंतु का कोई न कोई उद्देश्य होता ही है, और तुम्हारे जीवन का भी यही उद्देश्य है कि तुम इस देश को, यहाँ के लोगों को इस बीमारी से मुक्ति दिलाओ। मेरा जन्म भी इसी कार्य को करने के लिए हुआ था। जब भारत में ये बीमारी फैली तब मेरे गुरुजी ने इस बीमारी की जो इलाज में औषधि लगती है उसे बनाने के लिए जितनी भी जड़ी बूटियां लगती हैं, उन सभी जड़ी बूटियों को लाने के लिए उन्होंने मुझे भेजा। मैंने हर जड़ी बूटी अपने गुरुजी को ला कर दे दी, लेकिन एक जड़ी बूटी जिसके लिए तुम परेशान हो रहे हो, उसके लिए मैं भी बहुत ही ज्यादा परेशान हुआ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। बिल्कुल तुम्हारी तरह मैं भी एकांत में ऐसे ही बैठा हुआ था जैसे तुम बैठे हुए हो। उस वक्त मेरे गुरुजी ने मुझे सहारा दिया। उन्होंने मेरे सर पर हाथ रखा। उन्होंने आशीर्वाद देते हुए मुझसे कहा कि मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। और जैसे ही उन्होंने मेरे सर पर हाथ रखा तो मेरे शरीर में एक अलग सी ऊर्जा आई, और उस ऊर्जा को महसूस करना एक अलग ही एहसास था। मेरे गुरुजी ने एक ऐसी शक्ति मुझे दी जिसकी सहायता से मैंने उस टापू पर मौजूद राक्षसों का सामना किया और वहां से जड़ी बूटी को लेकर आया। और आज मैं वही शक्ति तुम्हें देने वाला हूं और अपनी इस जिम्मेदारी से मुक्ति पाने वाला हूं। ये कहकर सिद्धार्थ के गुरुजी ने सिद्धार्थ के सर पर हाथ रखा और सिद्धार्थ का जो शरीर था वो एकदम चमकने सा लगा। उसके शरीर से एक ऊर्जा निकलने लगी। जैसे ही वो सारी ऊर्जा सिद्धार्थ के शरीर से निकल गई, वैसे ही सिद्धार्थ को अपने ऊपर काफी ज्यादा आत्मविश्वास हो गया और उसका दिमाग काफी तेज काम करने लगा। सिद्धार्थ ने अपने गुरुजी से पूछा, गुरुजी, आपने ये कैसे किया? मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है और मुझे ऐसा लग रहा है कि अब तो मैं चुटकियों में उस जड़ी बूटी को यहां पर लेकर आ जाऊंगा। जिसके जवाब में सिद्धार्थ के गुरुजी ने कहा, मैंने कुछ नहीं किया है। मैंने सिर्फ तुम्हारे अंदर जितनी भी नेगेटिव एनर्जीज थी उन्हें तुम्हारे शरीर से बाहर निकाल दिया है और तुम्हारे शरीर में अब सिर्फ पॉजिटिव एनर्जी ही रह गई है और इसलिए तुम्हें बहुत अच्छा महसूस हो रहा है।
और ये कोई चमत्कार नहीं है। संसार में जितने भी लोग हैं वो किसी भी समस्या से परेशान हो, उन्हें अपनी समस्या चाहे जितनी बड़ी नजर आ रही हो, अगर वो अपने अंदर की नकारात्मकता को खत्म कर देंगे तब उन्हें वो परेशानी, वो समस्या बहुत छोटी नजर आने लगेगी। उसके बाद सिद्धार्थ के गुरुजी ने एक और बार सिद्धार्थ के सर पर हाथ रखा और उन्होंने कहा, जो शक्ति मेरे गुरुजी ने मुझे दी थी अब मैं वो तुम्हें दे रहा हूं। याद रखना, इस शक्ति का प्रयोग तुम सिर्फ एक बार कर सकते हो उन राक्षसों के खिलाफ। उसके बाद ये शक्ति काम नहीं करेगी। इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी वक्त आने पर ही शक्ति का प्रयोग करना। अब मैं चलता हूं। इन सभी लोगों की जिंदगी अब तुम्हारे हाथों में है। हमारे भारत का सर झुकने मत देना। ये कहकर सिद्धार्थ के गुरुजी वहां से गायब हो गए और उसके बाद सिद्धार्थ को पीछे से आवाज आई, हेलो हेलो सर, सर आप अब टेरेस पे नहीं रह सकते, आप प्लीज अपने रूम में जाइए। सिद्धार्थ ने मुस्कुराते हुए पीछे देखा और वो सीढ़ियों के जरिए नीचे उतरने लगा। तभी उस होटल में काम कर रहे कर्मचारी ने कहा, सर आप किससे बात कर रहे थे अकेले में? मैं देख रहा था, आप ठीक तो हैं? जिसके जवाब में सिद्धार्थ ने कहा, हाँ पहले मैं ठीक नहीं था लेकिन अब मैं पूरी तरह से ठीक हूं। उसके बाद सिद्धार्थ उन सरकारी अधिकारियों से मिला और उन अधिकारियों ने पूछा, बताइए सिद्धार्थ जी, कुछ हुआ? आपको कोई रास्ता मिला? जिसके जवाब में सिद्धार्थ ने कहा, रास्ता तो मिल गया, बस आप मेरी छोटी सी हेल्प करिए। जिसके जवाब में सरकारी अधिकारियों ने कहा, बताइए बताइए हमें क्या हेल्प करनी है? हम पैसे से जिस तरह से आप हेल्प चाहें उस तरह से हेल्प कर सकते हैं, बताइए क्या करना होगा हमें? और सिद्धार्थ ने कहा, आप बस मुझे उस आइलैंड पर छोड़ दीजिए, उसके बाद जो करना है वो मैं कर दूंगा। ये बात सुनकर वहां पे जितने भी अधिकारी बैठे हुए थे सब अपनी जगह से खड़े हो गए और उन्होंने कहा, क्या आप अकेले उस टापू पर जाएंगे? हमारे कमांडोस में से कोई जिंदा नहीं बचा है, आप वहां अकेले जाकर क्या कर लेंगे? जिसके जवाब में सिद्धार्थ ने कहा, वो सब आप मुझ पर छोड़ दीजिए, आप मुझे सिर्फ उस आइलैंड तक पहुंचा दीजिए और मुझे एक ऐसा उपकरण दे दीजिए जिसकी सहायता से मैं आप सभी से मदद मांग सकूं, बस। जब ये बात वहां पर बैठे सरकारी अधिकारियों ने सुनी तब सभी अपना सर खुजाने लगे और किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन उनके पास कोई और रास्ता नहीं था। सरकार के कुछ अधिकारियों ने एक खास तरह का कम्युनिकेशन डिवाइस बनवाया और उस डिवाइस को सिद्धार्थ को देते हुए कहा, लीजिए आप इसे अपने हाथ पर बांध लीजिए। आप जब तक इसे अपने हाथ पर बांध कर रखेंगे तब तक हमें आपकी लोकेशन मिलती रहेगी और इसमें हमने खास टेक्नोलॉजी का यूज़ किया है। इसके नेटवर्क्स जो हैं वो हमेशा काम करते रहेंगे, कभी जाएंगे नहीं, इसलिए आप हमारे संपर्क में रहेंगे। जब भी आपको मदद की ज़रूरत हो तो आप ये बटन दबाकर हमसे कम्युनिकेट करिएगा और हम मदद भेज देंगे, ठीक है? और उसके बाद सिद्धार्थ ने हमें सर हिलाया और सिद्धार्थ को एक बहुत बड़े प्लेन में बैठा दिया गया और उसके बाद वो प्लेन उड़ता हुआ उस आइलैंड पर पहुंचा। उस आइलैंड को देखकर जितने भी पायलट्स थे सबकी हालत खराब हो गई और उन्होंने सिद्धार्थ से पूछा, क्या आप सच में अभी भी अकेले इस आइलैंड पर उतरना चाहते हैं? मैंने आज तक इतना भयानक और खतरनाक आइलैंड आज तक नहीं देखा। क्या आप एक बार सोच लीजिए, कहीं कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए।
जिसके जवाब में सिद्धार्थ ने कहा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप बस एक जगह मुझे उतार दीजिए। और उसके बाद पायलट ने कहा, जी यहाँ पर लैंडिंग करने के लिए कोई भी जगह नहीं है, इसलिए आपको पैराशूट के सहारे ही नीचे उतरना होगा। और उसके बाद सिद्धार्थ ने कहा, ठीक है, आप एक जगह पर रोक दीजिए, मैं उतर जाता हूं। उस पायलट ने प्लेन को एक जगह रोक दिया और बाकी के जो लोग थे वो सिद्धार्थ को पैराशूट पहनाने लगे। लेकिन तभी सिद्धार्थ ने कहा, रहने दीजिए, मुझे इसकी जरूरत नहीं। और ये कहते ही सिद्धार्थ उस प्लेन से नीचे कूद गया। और ये नजारा देखकर पायलट और प्लेन में मौजूद सारे लोग अपने बाल नोचने लगे। सबने चिल्लाना शुरू कर दिया। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। आखिर कोई आम इंसान एक प्लेन से बिना पैराशूट के कैसे कूद सकता है। सभी को यही लग रहा था कि सिद्धार्थ अब नहीं बचेंगे और वो बहुत ही ज्यादा दुखी हो गए और वहां पर प्लेन में मौजूद सभी लोग रोने लगे। तभी प्लेन की कम्युनिकेशन डिवाइस में सिद्धार्थ का मैसेज आया, मैं ठीक हूं, मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, आप लोग वापस जाइए, मैं आपको वापस मदद के लिए बुलाऊंगा, सही टाइम पर आ जाना, अब मैं चलता हूं। जब ये मैसेज पायलट और बाकी लोगों ने सुना तब वो अपने बाल नोचने लगे कि आखिर ऐसा पॉसिबल कैसे है। लेकिन उन्हें बहुत ही ज्यादा खुशी भी हुई कि सिद्धार्थ को कुछ नहीं हुआ है और पायलट वहां से प्लेन लेकर अपने देश वापस निकल गया। सिद्धार्थ जमीन पर उतर चुका था। वो जंगल को अपने नजरिए से देख रहा था। जंगल बहुत ही ज्यादा डरावना था, लेकिन उसके अंदर से सारी जो नेगेटिव एनर्जी थी वो खत्म हो चुकी थी, इसलिए उसे कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था। उसे वो जंगल एकदम आम जंगल की तरह लग रहा था। सिद्धार्थ जंगल में आगे बढ़ने लगा और आगे बढ़ते बढ़ते तभी उसे किसी के होने का एहसास हुआ। सिद्धार्थ ने कहा, जो कोई भी है मेरे सामने आए, ऐसे छुपकर खेल खेलना मेरे खून में नहीं है। जब यह बात सिद्धार्थ ने कही तब अंधेरे से एक 7 फुट का भेड़िया मानव चलता हुआ आया और उसके चलने से ही धरती जो थी वो कांप रही थी। सिद्धार्थ ने उस भेड़िए मानव को देखा तो सिद्धार्थ के चेहरे पर कोई हाव भाव नहीं आया और ये देखकर वो भेड़िया मानव सिद्धार्थ से कहने लगा, क्या हुआ? तुम्हारे चेहरे पर मुझे डर नजर नहीं आ रहा। लग रहा है तुमने अपनी मौत को खुद ही गले लगाया है इस आइलैंड पर आकर। लेकिन चिंता मत करो, मैं तुम्हारी ये इच्छा जरूर पूरी करूंगा। और उसके बाद सिद्धार्थ ने कहा, अच्छा तो आ जाओ, देख लेते हैं कौन किसकी मौत की इच्छा पूरी करता है। जब ये बात उस भेड़िए मानव ने सुनी तब उसने अपने जबड़ों को खोला और लपलपाती हुई ज़बान को बाहर निकाला। उसकी लार जमीन पर गिरने लगी और पूरी जमीन लार से भीग गई। उस आदमखोर ने सिद्धार्थ के ऊपर हमला किया, लेकिन सिद्धार्थ के चेहरे पर कोई हाव भाव नहीं आया और सिद्धार्थ ने सिर्फ अपने हाथ का एक वार किया और वो भेड़िया मानव काफी दूर जाकर गिरा। ये सब देखकर वो जो भेड़िया मानव था वो खड़ा हुआ। उसके मुंह से खून आ चुका था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर एक लड़का जिसकी उम्र मुश्किल से 23-24 साल होगी, वो इतना ज्यादा ताकतवर कैसे हो सकता है कि वो एक घूसे में 7 फुट के भेड़िया मानव को घायल कर दे। और उसके बाद उस भेड़िया मानव ने कहा, कौन हो तुम? कौन हो तुम? कोई आम इंसान नहीं हो। सिद्धार्थ ने कहा, मुझ में कोई खास बात नहीं है, मैं एक आम लड़का ही हूं, बस
फर्क कितना है, मेरे सर पर मेरे गुरुजी का आशीर्वाद है और मेरे पीछे लाखों करोड़ों लोगों की दुआ, और इन दोनों चीजों से ही मुझे शक्ति मिल रही है तुम्हारे जैसे राक्षसों का सामना करने की। उसके बाद उस भेड़िए मानव ने कई वार सिद्धार्थ के ऊपर किए, लेकिन सारे वार बेकार हो गए। सिद्धार्थ ने अपनी ताकत का कुछ % यूज करके ही उस भेड़िया मानव के जबड़े को तोड़ दिया, और उस भेड़िया मानव का जबड़ा काफी बुरी तरह से घायल हो गया। जब उस भेड़िए मानव को लगा कि वो सिद्धार्थ को नहीं हरा सकता, तब वो वहां से सिद्धार्थ को धमकी देकर भागा। मैं तुझे देख लूंगा, मैं वापस आऊंगा, याद रखना, मैं वापस आऊंगा और इस बार अकेला नहीं आऊंगा। हाँ। ये कहकर वो भेड़िया मानव वहां से भाग गया और सिद्धार्थ वापस अपने रास्ते पर आगे बढ़ने लगा। आगे चलते चलते रास्ते में वही दलदल आया जिस दलदल में एक राक्षस रहता था, और उस दलदल पर पैर रखने वाले को वो राक्षस अपने साथ दलदल में खींचकर लेकर चला जाता था। सिद्धार्थ को भी वो दलदल नजर नहीं आया और उसने भी उस दलदल पर पैर रख दिया, और पैर रखते ही उस दलदल से एक 8 फुट का राक्षस बाहर निकला और उसने सिद्धार्थ को पकड़ लिया और वो सिद्धार्थ को दलदल के नीचे ले जाने की कोशिश करने लगा। क्या सिद्धार्थ उस दलदल वाले राक्षस से बच पाएगा और आने वाले हर खतरे का सामना करके उस जड़ी बूटी को अपने साथ उस देश में लेकर जा पाएगा? जानने के लिए देखें अगला भाग, यानी कि भाग 3। तो मुझे पूरी उम्मीद है आप सभी को पार्ट 2 भी पसंद आया होगा, और अगर आप सभी को पार्ट 2 पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको ये सीरीज़ कैसी लग रही है। सीरीज़ आपको कैसी भी लग रही हो कमेंट करके बता दीजिएगा, और इस वीडियो का भी लाइक एम रखते हैं 500 लाइक्स का। तो मुझे पूरी उम्मीद है आप सभी लाइक एम को ज़रूर से पूरा कर देंगे, और मेरे बाकी के चैनल्स को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वहाँ पर भी मैं वीडियोस पोस्ट कर रहा हूँ। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।